लंबे समय से अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें हमने हमारे भूगोल के कई पहलुओं को स्पर्श करते हुए अध्ययन किया। हमने ग्लोब के बारे में जाना, तो हमने ब्रह्मांड के सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों का भी अध्ययन किया। हमने पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं को जाना, तो पृथ्वी के धरातल पर दिखाई देने वाले विभिन्न भूदृश्यों की भी चर्चा की। हमने वायुमंडल को समझा और वायु के द्वारा घटित होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जाना। हमने ओस, कोहरा, बादलों को समझा, तो हरित गृह प्रभाव के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह ये हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। जहां हरित गृह प्रभाव की समस्याओं को जाना, तो वहीं जलीय चक्र के गुणों को भी देखा कि वातावरण में अगर जलीय चक्र ना हो तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी तमाम बातों और इस ऑनलाइन क्लासेस के सफर के दौरान हम कई नई चीजों को सीखे, हमने अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में एक और नई बातों को देखने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन में प्रकृति के द्वारा घटित होती है। हालांकि समस्त क्षेत्रों पर यह घटना नहीं देखी जाती, लेकिन विशेषकर जलीय और तटीय क्षेत्रों में इस घटना का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो घटना की मैं बात कर रहा हूं, वो है चक्रवात, यानी घूमती हुई हवाएं, जो काफी नुकसानदायक होती हैं, खतरनाक और भयावह होती हैं, जिनसे संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। हम करेंगे चक्रवात की चर्चा इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले चक्रवात का जो आरंभ होगा वो होगा वायु राशि नामक टॉपिक से। ये है हमारे टॉपिक की शुरुआत, वायु राशि। वायु शुरू करते हैं वायु राशि के बारे में। क्या है वायु राशि, जरा जाने। हमारे वायुमंडल में हम जानते हैं कि वायु मौजूद है, हवा मौजूद है, गैसें मौजूद है। वायुमंडल का, या यूं कहें कि वायु का विस्तृत यानी विशाल और घना भाग, जो तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा जैसे गुणों में एक समान विशेषता रखता हो, एक समान समानता रखता हो, उसे वायु राशि कहा जाता है। या शॉर्टली मैं यूं बोल दूं कि एक जैसी विशेषताओं को रखने वाली वायु, जिसका तापमान, जिसकी वायु, जिसका आर्द्रता, जिसके गुण, जिसकी विशेषताएं एक समान हो, वो एक तरह की वायु राशि, और दूसरे समान हो तो दूसरे तरह की वायु राशि कहलाती है। जैसे किसी वायु के अंतर्गत आर्द्रता कम है और किसी में आर्द्रता ज्यादा है, किसी का तापमान अधिक है, किसी का तापमान कम है, किसी में वर्षा कम है, किसी में वर्षा ज्यादा है। तो जहां ऐसी विशेषताएं मिलती हैं, तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां बन जाती हैं। वायु राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक उष्ण और एक शीत। गर्म स्वभाव वाली हवाएं
उष्ण वायु राशि कहलाती है। तो ठंडे स्वभाव वाली हवाएं शीत वायु राशि कहलाती है। जहां उष्ण वायु राशि में जहां पर वायु का स्वभाव गर्म होगा, स्वाभाविक सी बात है तापमान कैसा होगा, अधिक होगा। और जब तापमान अधिक होगा तो वहां का वायु दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं शीत वायु दाब में जब तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक। इस बात को तो मैं पहले कई वीडियो में बोल चुका हूं और आपको ये हमेशा याद रखना है, तापमान और वायु दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब तापमान अधिक है तो वायु दाब कम होगा और जब तापमान कम है तो वायु दाब अधिक होगा। तो वायु राशि की बात कर रहे थे कि वायुमंडल का विस्तृत और घना भाग जिसके गुण विशेषकर तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि एक समान हो, उन्हें वायु राशि कहा जाता है। और इन वायु राशि के दो प्रकार, उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि। अब उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशियों के जब आपस में मिलन होता है, जब ये राशियां आपस में मिलती हैं तो वायुमंडल में एक नवीन घटना का जन्म होता है। वातावरण चक्रवात को हम इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वातावरण को पढ़ना जरूरी है। क्या है वातावरण, जरा जानने का हम प्रयास करते हैं कि जब तो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि, जब तो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि, और दो विपरीत स्वभाव कौन से, यानी उष्ण और शीत। तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि किसी स्थान पर आकर मिलती है तो दोनों ही वायु राशियां अपनी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती हैं। यानी ना तो ठंडी हवा शीत वायु गर्म में मिलना चाहती है और ना ही गर्म हवा शीत वायु में मिलना चाहती है। तो दोनों ही वायु राशियां जब अपनी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती हैं तो इस कोशिश में एक सीमा का निर्माण होता है और यही सीमा वातावरण कहलाती है। और इस वातावरण को दूसरे रूप में सीमाग्र भी कहा जाता है। कैसे, जरा समझें। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठी, इसको शुष्क व उष्ण वायु कहेंगे। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो ठंडी हवाएं नीचे उतरती। हमारे प्रकृति का एक सिद्धांत है, एक नियम है कि कोई भी स्थान वायु विहीन नहीं रह सकता। किसी भी स्थान पर वायु अगर नहीं है तो उस स्थान को भरने के लिए दूसरे स्थानों से हवाएं शीघ्रता से आती हैं। गर्मियों के मौसम में ये विशेष देखने को मिलता है। जैसा मैंने एक बार बताया भी था, पहले मैं उसी बात की चर्चा कर लेता हूं, फिर आगे इस टॉपिक को बढ़ेंगे। मैंने कहा कि कोई भी स्थान वायु विहीन नहीं रह सकता। ग्रीष्म काल में
जब धरातल अत्यंत गर्म हो जाता है किसी स्थान का, ये सूर्य के द्वारा आने वाला प्रकाश है, तो किसी स्थान पर धरातल गर्म हो जाता है यानी तापमान कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वायु दाब स्वतः ही कैसा हो जाएगा, कम। वायु दाब जैसे ही कम होगा, हवा जैसे ही हल्की होगी, एयर प्रेशर जैसे ही कम होगा, ये हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी। इस तरह से जब हल्की होकर हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहां वायु की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे में वह स्थान जहां तापमान कम है और वायु दाब अधिक है, हवाएं इस स्थान से इस स्थान पर चलेंगी, मतलब इस स्थान को घेरने के लिए आएंगी। इसी कारण से हवाएं चलती हैं। अब जितना कम एयर प्रेशर होगा, हवाएं जितनी ज्यादा शुष्क होंगी, हवाएं जितनी तीव्र गति से ऊपर उठेंगी, उतनी ही तीव्र गति से किसी अन्य स्थान की हवाएं शीघ्रता से आएंगी, जिसको हवाओं का चलना कहते हैं। अब गर्मियों के मौसम में आंधी आती है, तूफान आते हैं, तेज गति से हवाएं चलती हैं, उसका कारण यही है कि गर्मियों के मौसम में हवाएं गर्म होकर शुष्क होकर ऊपर उठ जाती हैं और दूसरे स्थान की हवाएं शीघ्रता से आती हैं। इनकी गति जितनी तेज होगी उतनी ही अधिक आंधी व तूफानों का जन्म होगा। आप ध्यान दें, सर्दियों के मौसम में ऐसी कोई आंधी देखने को नहीं मिलती। सर्दियों के मौसम में ऐसे कोई तूफान देखने को नहीं मिलते। कारण है कि हवाओं की गति उस समय मंद होती है, धीमी गति से हवाएं चलती हैं, मौसम बिल्कुल शांत और सुहावना होता है। कारण है तापमान में और एयर प्रेशर में बदलाव उस तरह से नहीं आ पाता। तो क्या, चलिए इस जगह को छोड़ते हैं और वातावरण हम पढ़ रहे थे उसी की चर्चा करते हैं कि जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो इस स्थान की भरपाई करने के लिए ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं। ऐसे में गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि अपनी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। एक सीमा का निर्माण होता है और इसी सीमा को सीमाग्र या वाताग्र कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ चुके हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, स्थायी वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। क्या है ये उष्ण, शीत, स्थायी और अधिविष्ट वाताग्र? क्या है इनकी विशेष विशेषता और कैसे होती है इनकी पहचान? करेंगे चर्चा आगामी वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए